हाय, दिस इज माय चैनल एसएसटी जोन डीएवी। हम कर रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 17 द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल राइट्स को कवर किया था। अब पार्ट 2 में हम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी को कवर करेंगे। ये हमारे डीएवी पब्लिकेशन की चैप्टर 17 है जिसको हम कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या लास्ट में रिवाइज करना है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हमारी इक्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं, हमारे फ्रीडम को इंश्योर कर रहे हैं, ये हमें जस्टिस इंश्योर कर रही है। ये जो है, सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। 6 के 6 हमें याद होने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या आता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता और हम लॉ के सामने इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम में क्या है, हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, कहीं भी आने जाने की फ्रीडम है, कोई भी प्रोफेशन चूज करने की फ्रीडम है, कहीं भी असेंबल होने की, पीसफुली असेंबल होने की फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंदर क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है और फोर्स्ड लेबर नहीं किसी को किया जा सकता और चाइल्ड के साथ एक्सप्लोटेशन ना हो। राइट फ्रॉम रिलीजन हमें क्या बताता है कि हम कोई भी रिलीजियन फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, ये ऑल अबाउट और आवर चॉइस, हम कुछ भी कर सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट हमें क्या बताता है कि हम अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और माइनॉरिटीज क्या है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे ये सारे के सारे राइट्स प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। जब कोई भी राइट वायलेट होगा तो हम इसी के थ्रू कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे जस्टिसिएबल हैं, एनफोर्सेबल है। अगर ये हमको नहीं मिलते तो इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। बट द अब हम करने वाले जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये उसका अगेंस्ट है। यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें जब भी मिले तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ये ट्रू है। राइट्स हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। एक कॉइन में जैसे हेड है और दूसरा पार्ट क्या टेल का है, हेड और टेल का है, ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का सेक्शन बनता है। अगर आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। आपका राइट है कि टीचर आपको पढ़ा रही है तो आपको क्लियरली, वो इतनी तेज बोले क्लियरली आपको समझ में आए और आप उन चीजों को समझ सके। एट द सेम टाइम आपकी ड्यूटी है कि क्लास में आप चुप रहें और कंसंट्रेट करें। तो ये सेम दोनों की दोनों एक चीज, दोनों को दोनों चीजें एक साथ आती हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक सिटीजन के लिए है कि उसे किस तरीके का बिहेव करके गुड सिटीजन बनना है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम बनाया गया था, जो हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, इंश्योर करे, माइनॉरिटीज को क्या करे, कॉन्फिडेंस दे। ठीक है। एक ऐसी चीज है जिससे हमें क्या मिलता है, एक हमें प्रोटेक्शन फील होता है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है राइट्स के थ्रू। बट जो ड्यूटीज हैं वो सोचा गया उस टाइम कि ये अंडरस्टूड है, सिटीजन वैसे ही फॉलो करेंगे और ड्यूटीज की जरूरत नहीं होगी। बट बाद में फील किया गया कि नहीं, ड्यूटीज को तो इन्हें बताना पड़ेगा किस तरह की ड्यूटीज इन्हें फॉलो करनी है। तो जो ड्यूटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में अमेंड करके डाला गया। तो जो हमारी ड्यूटीज है वो एनफोर्सेबल नहीं है और जस्टिसिएबल नहीं है। अगर हम कोई ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं तो इसके लिए हमें कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा, हमारे ऊपर कोई ऐसा एनफोर्स नहीं किया जाएगा। बट कुछ ड्यूटीज ऐसे भी हैं जिसके लिए कुछ लॉ बना दिए गए हैं, जिसके लिए हमने अगर उन ड्यूटीज को ऐसे फॉलो नहीं किया तो हमें कुछ पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना हमारे लिए एक ड्यूटी है, पर अगर हम उसके लिए तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें कोई पनिशमेंट मिल सकती है। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। सबसे पहला ड्यूटी हम पढ़ रहे हैं, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, अपने फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। जैसे हमारा राइट है कि हम अपना फ्लैग जो है ना, हम कहीं होस्ट होस्ट कर सकते हैं, यानी हम अपना झंडे को फहरा सकते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट से अपने पास रख सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें अपने नेशनल एंथम गाने का भी राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं, बट हम अपने नेशनल एंथम का मजाक नहीं उड़ा सकते। नेशनल एंथम हम जब भी गाएंगे तो हमें खड़ा होना, यानी हमें स्टैंड अप, हमें खड़े होके नेशनल एंथम को गाना है। तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी है।
इस तरीके से हमारी जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो हमें एक साथ मिल रही है। फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स, हमें फ्रीडम स्ट्रगल्स में जो हमें आइडियल्स मिले, जैसे कि हमें वैल्यूज मिले सेक्रीफाइस, करेज और यूनिटी, इनको हमें फॉलो करना है, इन्हें हमें आगे बढ़ाना है। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे उनको हमें याद रखना है। जैसे गांधी जी ने हमें नॉन वायलेंस दिया, तो हमें उन नॉन वायलेंस को क्या करना है, अपने लाइफ में फॉलो करना है। तो ये क्या है, हमारी एक ड्यूटी है जो हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बता रही है कि हमें इसको फॉलो करना है। प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी या ऐसा काम नहीं करना जिससे इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी खत्म हो। कीप द कंट्री यूनाइटेड, नो एक्शन दैट डिवाइड इंडिया, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इंडिया का कोई भी इंडिया को डिवीजन हो, इंडिया को डिवाइड हो, या इंडिया की इंटीग्रिटी पे कोई गलत चीज हो। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। रिस्पेक्ट द रूल्स, रिस्पेक्ट द नेशन, यानी अगर हम अपने रूल्स कंट्री को रिस्पेक्ट करेंगे रूल्स कंट्री के लिए, तो हम अपने नेशन को भी रिस्पेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। एज ए गुड सिटीजन वी हैव टू फॉलो द ड्यूटीज। आगे हम देख रहे हैं डिफेंड द कंट्री एंड सर्व व्हेन नीडेड, हमें अपनी कंट्री को बचाना है और सर्व भी करना है जब जरूरत पड़े। बी रेडी टू सर्व द नेशन इन टाइम्स ऑफ नीड, जब कभी जरूरत पड़े तो हमें अपनी कंट्री को सर्व करना है। हम अपनी कंट्री को कैसे सर्व कर सकते हैं, हम आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, हम एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से जब कभी कंट्री को जरूरत होगी तो हमें क्या करना है, उसको सेव करने के लिए यहाँ ज्वाइन करना है। फिर क्या है, प्रमोट हार्मनी एंड रिस्पेक्ट वुमेन, हमें क्या करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। स्कूल में कोई कास्ट की बातें नहीं करनी, कोई रिलीजन की बातें नहीं करनी, सभी बच्चों के साथ हार्मनी के साथ पीसफुली रहना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ये ड्यूटी भी बताता है कि हमें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है। बट ये ड्यूटीज जो है ना एनफोर्सेबल नहीं है, इसका मतलब है कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जिसको आपने फॉलो नहीं किया तो आपके लिए कुछ पनिशमेंट बन सकता है, और कुछ ऐसे ड्यूटीज है जिसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं बनता, वो सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपको उस तरीके से करना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट द डिग्निटी, यानी अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जब इतने सारे डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी है और हमें उन सबके डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिक्स है हमारे प्रिजर्व अवर कल्चर एंड हेरिटेज, हमें कल्चर और हेरिटेज को बचाना चाहिए। हमारे जो अपने लोकल लैंग्वेज है, लोकल ट्रेडिशन है, इन चीजों को बचाने को हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट ट्रेडिशन, हमारे अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्ट्स हैं, कल्चर है, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हमारा हिस्ट्री है और वो भी ऐसी हिस्ट्री है जो हमें प्राउड फील कराता है। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये बहुत जरूरी है, यानी हमें फॉरेस्ट सेव करना है, रिवर, एनिमल और नेचर से, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, आगे देखिए, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, थिंक लॉजिकली, आस्क क्वेश्चन, अवॉइड ब्लाइंड बिलीफ। अब ये भी हमारा एक ड्यूटी है कि हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना है, लॉजिकली सोचना है, यानी हमें कोई कोई बात बोल दे तो हमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर देना। अगर कोई फेक न्यूज आ जाए तो उसे हमें एक ही बार में मान नहीं लेना है, हमें उसको देखना है कि वो सच है या नहीं। यानी हमें अंधविश्वास जो एक होता है, सुपरस्टिशियस, भी फॉलो नहीं करना है, हमें साइंटिफिकली सोचना है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज सिर्फ अभी के लिए नहीं, फ्यूचर में हमारी कंट्री कैसी हो ये सोच के भी बनाई गई है। अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज में इन चीजों को शामिल करेंगे, जैसे कि हमारे हैं कि आस्क क्वेश्चंस, थिंक लॉजिकली, तो इससे क्या होगा, कंट्री का फ्यूचर ब्राइट होगा। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस नहीं होना है। डोंट डैमेज बसेस, रोड एंड, कई बार क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बसेस जला देते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि नहीं जलाना। बट इस टाइम जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, क्योंकि ये ड्यूटी में तो मेंशन है, बट इसके लिए लॉ भी बना हुआ किस तरीके से आप डैमेज करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी हमेशा क्या करना है, हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है। ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट इन द एवरीथिंग, ये हमारी ड्यूटी है कि हम हर वक्त जो भी काम करें अपना बेस्ट दें। इससे क्या होगा, इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा और आपका भी फ्यूचर ब्राइट होगा। 11 है पेरेंट्स मस्ट एजुकेट चिल्ड्रन, 6 to 14 पेरेंट्स शुड एंश्योर चिल्ड्रन गो टू स्कूल।
एजुकेशन बिल्ड द नेशन। देखो नेशन के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को एजुकेट जरूर करें 6 to 14 ईयर्स को। तो ये ड्यूटीज क्या है, ये ड्यूटीज ऐसी ड्यूटीज हैं जो हमें एक अच्छा सिटीजन बना रही है। हमें कंट्री को फ्यूचर ब्राइट करने के लिए हमें अपने तरफ से कुछ तो एफर्ट डालना होगा, सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट के नहीं होते। तो अगर हमने अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने हैं तो हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करना चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद हम करने वाले हैं डीपीएसपी। जिस तरीके से कुछ ड्यूटीज सिटीजन्स की है, उसी तरीके से कुछ ड्यूटीज हमारे स्टेट्स की भी है, हमारे गवर्नमेंट की भी है। स्टेट का मतलब यहाँ पे आप अपनी पूरी कंट्री या फिर किसी स्टेट का जो दूसरा, हमारे पास वैसे भी ड्वेल गवर्नमेंट चलता है तो हमारे स्टेट दोनों को ही हम मान सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के क्या क्या रोल है वो हम समझते हैं। व्हाट आर डीपीएसपी? डीपीएसपी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? ऐसी पॉलिसीज या ऐसी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट को दी जाएगी, वो अपनी कंट्री को किस तरीके से एक अच्छा स्टेट बनाए, कैसे एक वेलफेयर स्टेट बनाए, यानी ऐसी पॉलिसीज लाए जो सबके लिए अच्छी हो। यानी जो पुअर है, पुअर को क्या करना है, खाना मिलना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी का बिहेवियर होना चाहिए। तो इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो स्टेट लाए, उसके लिए डीपीएसपी बनाया गया। ये हमारे ड्यूटीज की तरह ही है, यानी ये भी एनफोर्सेबल और जस्टिशिएबल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट इस डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। अगर फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अभी कोर्ट में, यानी हम जस्टिसेबल नहीं, तो हम भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बट फंडामेंटल ड्यूटीज और जो ये स्टेट पॉलिसीज हैं, इन सब में से कुछ एक को मिला के लॉज बना दिया गया टाइम टू टाइम। जब देखा गया कि हाँ इन चीजों को ना फॉलो करने पर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो कुछ कुछ लॉज बनाए गए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या फ्लैग को अगर हम रिस्पेक्ट ना करें तो उसके अगेंस्ट हमारे लिए एक ये गलत वो हो सकता है, तो इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ सकता है। अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो हमारे लिए पनिशमेंट बनती है। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट में जो गवर्नमेंट है, अगर राइट टू एजुकेशन वाली चीजें हैं, पहले एजुकेशन प्रोवाइड करना एक सिंपल ड्यूटी कही गई, डीपीएसपी में आता था। अब धीरे धीरे उसको क्या बना दिया गया, लॉ बना दिया गया। चलो हम अब डीपीएसपी को समझते हैं। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, जैसे मैंने बता दिया। यू कैन नॉट गो टू कोर्ट टू एनफोर्स देम, हम कोर्ट नहीं जा सकते। अभी डीपीएसपी कौन लाए थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लेकर आए थे। इन्होंने कहा था डीपीएसपी क्या करेगा, इंडिया की हेल्प करेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ये चेंज करेगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हर किसी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों ने एफर्ट किया और अपने लीडर्स सेलेक्ट किए। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में है कि सबका एफर्ट आना चाहिए, यानी सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में है कि जो पैसों का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कम होगी। डीपीएसपी शो गवर्नमेंट व्हाट गुड गवर्नेंस लुक लाइक, यानी डीपीएसपी क्या बताती है कि गुड गवर्नेंस कैसा होता है। पहले बताया गुड सिटीजन को कैसा होना चाहिए, अब बताया गुड गवर्नेंस को कैसा होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो पहले हम गवर्नमेंट को बताने कि आप कैसे कैसे अच्छा करके वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, और हम सिटीजन को भी बताते हैं कि आप कैसा कैसा करके एक वेलफेयर स्टेट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। चलिए हम डीपीएसपी को समझते हैं। इसके 4 मेन कैटेगरीज है। सबसे पहले है इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल में क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब हर किसी को काम मिलना चाहिए और काम के बदले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मैन हो या वुमेन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैन और वुमेन को एक सेम काम के लिए सेम पैसे मिलना चाहिए। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एडिक्वेट चीजें, वो मिलनी चाहिए। एवरीवन शुड अर्न फेयरली एंड लिव विद डिग्निटी, हर किसी को इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि वो अच्छे से अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ जी सके। तो ये एक हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है डीपीएसपी को। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट इस चीज में काम करेगा कि जो उसके सिटीजन्स हैं, जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उनको ये चीजें प्रोवाइड की जाए।
सोशल प्रिंसिपल क्या कहलाता है? कंसर्न विद पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, लोगों के साथ सोशल जस्टिस हो, यानी अनटचेबिलिटी ना हो, इक्वालिटी हो, पब्लिक वेलफेयर हो, लोगों को एक दूसरे की भलाई के लिए सोचने के लिए चीजें होनी चाहिए, और जो स्टेट है वो पब्लिक वेलफेयर की चीजें करे। पब्लिक वेलफेयर की चीजों का मतलब है कि पुअर जो लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, जो खाने पीने की चीजें उनको प्रोवाइड की जाए, ये जो सोशल इलनेस है, जो अनटचेबिलिटी है, उन चीज़ों को ख़त्म की जाए। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, लोगों को पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड किया जाए और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव की जाए। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन, बच्चों का मोरल डिग्रेडेशन और एक्सप्लोटेशन से बचाया जाए। सोसाइटी शुड बी हेल्थी एंड सेफ, सोसाइटी कैसा होना चाहिए? हेल्थी होना चाहिए, नहीं बीमार लोग नहीं होने चाहिए सोसाइटी में, यानी अगर अच्छा न्यूट्रिएंट वाला खाना मिलेगा तो लोग हेल्दी रहेंगे। और सेफ रहना चाहिए, यानी जो छोटी छोटी जो मतलब जो घटनाएं होंगी थेफ्ट की, ये सब चीजें नहीं होंगी, सोसाइटी सेफ होना चाहिए। जो क्रिमिनल चीजें हैं वो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। थर्ड है हमारे पास गांधीयन पॉलिसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गांधीयन पॉलिसी ये महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड है। इसमें सबसे मेन चीज है क्या? इन्होंने पंचायत ऑर्गेनाइज की, इसी की वजह से पंचायत पॉलिसी, जो पंचायत है वो हमारे पास आया है गांधीयन फिलोसफी की वजह से, गांधीयन प्रिंसिपल की वजह से। जो डीपीसीएसपी के अंदर आता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? इंडिया में पंचायती सिस्टम स्टार्ट किया गया, यानी लोगों विलेज लेवल पे पंचायत होना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद स्टेट और उसके बाद सेंटर। तो इस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट के लेवल्स डिसाइड हो गए। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, यानी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को इसमें प्रमोट किया गया, यानी बड़े बड़े पैसे से तो लोग बिजनेस कर ही लेते हैं, बट छोटे लेवल पे अगर इंडस्ट्री होगी तो छोटे लेवल पे लोगों को काम मिलेगा। डेवलप विलेज एंड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री, यानी छोटे छोटे विलेजेस को डेवलप करना चाहिए और लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे कंट्री में जो विलेज है वो सबसे स्मॉल यूनिट है, और जब स्मॉल यूनिट को हम स्ट्रांग करेंगे तो अपने आप ही स्ट्रांग इंडिया बनेगा। तो अगर विलेज स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग इंडिया होगा। तो गांधीयन प्रिंसिपल किस चीज को प्रमोट कर रहा है? पंचायत को और कॉटेज इंडस्ट्री को। दो चीजें याद रखनी है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? विलेज पंचायत और कॉटेज इंडस्ट्री। अब चौथा है हमारे पास प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी हमें इन सब के साथ जो डीपीएसपी है वो क्या बताता है स्टेट को कि हमें क्या करना है? ग्लोबली पीस हमें फॉलो करना है, हमें दूसरी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखने की कोशिश करनी है, सिक्योरिटी के साथ रहना है। कंसर्न विद ग्लोबल पीस, यानी वर्ल्ड में हमें पीस, ये नहीं कि हमें किसी भी कंट्री के साथ फटाफट हमें वॉर करने के लिए रेडी रहना है, ऐसा नहीं, हमें वॉर नहीं करना आगे से। मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, अदर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप करना है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और हमें अपने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को फॉलो करना है। इंडिया शुड लीव पीसफुली विद अदर नेशन, इंडिया को क्या करना है? दूसरे नेशन के साथ पीसफुली रहने की जो है कोशिश करनी है। तो ये हमारे डीपीएसपीज हैं। अब डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका वैल्यू क्या है? थ्रो नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, क्योंकि ये कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है कि हमारे स्टेट इन चीजों को माने ही, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट इन चीजों को माने ही। फिर भी इससे हमें फायदा क्या बन के आता है? ये देखो, जो बहुत सारे डीपीएसपी है ना वो धीरे धीरे लॉ बन गए और हमारे फंडामेंटल राइट्स बन गए। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, ना वो फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन पहले इसे डीपीएसपी में डाला गया कि एजुकेट करना है आपको सबको, बट ये अब फंडामेंटल राइट बन गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गए, यानी पहले तो डीपीएसपी के अंदर था कि आपको प्रोटेक्शन देनी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, बाद में ये प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ताकि इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन स्टैब्लिश किया गया। राइट टू वर्क फॉर रूरल पीपल इम्प्लीमेंट, मनरेगा क्या होता है? जब रूरल लोगों को काम करने का राइट है, तो काम करने के लिए आपको काम देना भी पड़ेगा, तो ये इम्प्लीमेंट किया गया कि लोगों को काम कम से कम दिया जाए। 100 डेज का काम होता है, अगर किसी वजह से उन्हें काम नहीं मिलेगा तो 100 डेज के पैसे मिलते हैं। राइट्स आर इनफोर्सेबल, राइट्स क्या है? एनफोर्सेबल है, यानी कि अगर हमें राइट्स नहीं मिलते तो उसे फोर्स किया जाएगा, हमें कोर्ट से वो प्रोवाइड की जाएगी। ड्यूटीज आर मोरल, ड्यूटीज क्या है? हमारी मोरल वैल्यूज हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और डीपीएसपी आर गाइडलाइंस, डीपीएसपी क्या है? किसी भी स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट
डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस है जो उसको फॉलो करनी चाहिए, जिससे हमारा स्टेट जो है वेलफेयर होगा, अच्छा स्टेट बनेगा, आइडियल स्टेट बनेगा, फ्यूचर में उसकी प्रोग्रेस होगी। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है इंडियन सेकुलरिज्म, जो इस चैप्टर को खत्म करता है। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म है यानी कोई भी कंट्री या स्टेट क्या है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजियन नहीं होता और वो सारे रिलीजियन को इक्वली ट्रीट करता है, उसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के दो एस्पेक्ट्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट स्टेट्स इम्पार्शलिटी। यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यानी हर सिटीजन को क्या है, फ्री है कि वो किसी भी रिलीजन पे बिलीव करे, फॉलो करे, प्रैक्टिस करे, किसी भी रिलीजन को किसी भी तरीके से, इंक्लूड फ्रीडम ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, किसी भी तरीके से पूजा करे, वह हर किसी का एक फ्रीडम है। ये एक एक्सपेक्ट हो गया इंडियन सेकुलरिज्म। फिर स्टेट क्या है? स्टेट फेवर नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट है, वो किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। तो सेकुलरिज्म का मतलब समझ लो, सेकुलरिज्म मतलब स्टेट किसके पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। दूसरा क्या है एस्पेक्ट इंडियन सेकुलरिज्म का, कि एवरी सिटीजन हैव राइट टू फॉलो द एनी रिलीजन, प्रैक्टिस, बिलीफ, कुछ भी, बट स्टेट किसी को भी ना डिस्क्रिमिनेट करेगा, ना ही फेवर करेगा, ना ही प्रमोट करेगा। आगे देखें इंडियन सेकुलरिज्म में और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन सेकुलरिज्म को कैसे सपोर्ट करता है। प्रियम्बल हमें गारंटी करती है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हमारे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियस ग्राउंड ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट फॉर सेकुलरिज्म, तो आप बताओगे कि हमारा प्रियम्बल गारंटी कर रहा है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ और वर्शिप का, और हमारे फंडामेंटल राइट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस ग्राउंड ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, हमारे जो सेकुलरिज्म है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है सेकुलरिज्म के अंदर, जैसे कि सिख लोगों के लिए है, सम रिलीजियस सिंबल्स आर अलाउड, ठीक है। सिख कैन कैरी कृपान, सिख जो है कहीं भी जाते अपना कृपान लेके जाते हैं। सिख कैन वेयर पगड़ी इन स्कूल, स्कूल में वो जो है अपनी पगड़ी पहन के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर। अभी रिलीजियस मैटर में स्टेट का क्या रोल है, क्या कर सकता है, कभी कभी वो इंटरफेयर कर सकता है। स्टेट इंटरवेंशन मींस द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर व्हेन नेसेसरी, कभी कभी वो रिलीजियस मैटर्स में कर सकता है, जैसे कि रिमूव सोशल एविल्स, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, मेंटेन इक्वालिटी एंड जस्टिस और प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। इन सारी चीजों के लिए कभी कभी स्टेट जो है इंटरफेयर करता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हो गया, और इक्वलिटी बनाने के लिए कभी कभी स्टेट इन चीजों में कर सकता है। बट स्टेट डज नॉट फंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कभी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंड नहीं करेगा। और बट ये स्पेशल ग्रांट देता है अपलिफ्ट ऑफ कम्युनिटी, जो छोटी कम्युनिटीज है, माइनॉरिटीज है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कभी कभी ये कोई चीजों में स्पेशल ग्रांट, स्पेशल छूट दे सकता है। इस अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इंडियन सेकुलरिज्म का सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, सेकुलरिज्म होने से हमारी कंट्री में पीस और हार्मनी बनती है, माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट होते हैं, इक्वलिटी स्ट्रेंथ इंश्योर होती है और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ मिलती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिल गई, इक्वलिटी लोगों की इंश्योर हुई, माइनॉरिटीज के राइट्स थोड़े से प्रोटेक्ट किए जाते हैं और लोग हार्मनी और पीस के साथ रहते हैं। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे लिंक कमेंट में बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।